नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। हल्द्वानी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर सेफ हाउस में उत्तरकाशी से आए काश्तकारों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही बताया गया कि बीते दिनों ओलावृष्टि से क्षेत्र में सेब की फसल और नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में सड़क मार्ग से वंचित गांव की समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों की हर संभव मदद की जाएगी और सड़क की मांग पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्रवाई करके जो भी तैयारियां हैं उनको अमल में लाया जाएगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत से काश्तकारों ने मुलाकात की है। किसान हितों के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। तो सीएम तीरथ रावत से काश्तकारों ने मुलाकात की है। ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे। किसानों के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राज्य में 3 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही बीएचईएल हरिद्वार को भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए अनुमति दी गई है। बीएचईएल की ओर से जल्द प्लांट शुरू होने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और बढ़ जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में 6 माह की समयावधि में 8 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टर बेड खाली हैं। देहरादून में ऑक्सीपेंसी अधिक होने के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। तो बीएचईएल को भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहां पर अनुमति दे दी गई है। यहां से जो भी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी वो अस्पतालों को सप्लाई की जाएगी। और प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने भी बयान दिया है कि जो भी फैक्ट्रीज हैं जहां पर ऑक्सीजन की समुचित मात्रा उपलब्ध होगी उससे पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय मरीजों को बचाना है। सही समय पर अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। तो आश्वासन बिल्कुल साफ है कि कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए भेल को भी इजाजत दे दी गई है। वैसी स्थिति नहीं है। जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है हम अभी हमारे पास उतना सफिशिएंट है, क्योंकि 3 हमारे पास बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चौथा बीएचईएल जो हरिद्वार है, उन्होंने अपना एक प्लांट को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरह से स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी, तो उनको परमिशन दे दी गई है। वो भी अपना चालू कर सकते हैं। और जो 3 है वो सफिशिएंट सप्लाई है, क्योंकि उसमें से हम जो ले रहे हैं वो लगभग 20% ले रहे हैं, बाकी यूपी में और दिल्ली और हरियाणा जा रहा है। तो ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है फिलहाल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। फिर हमने अपने प्लांट लगा रखे हैं ऑक्सीजन के, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल को खुद ही से केटर कर रहे हैं डायरेक्ट। वैसी स्थिति नहीं है जो। वहीं हल्द्वानी में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के अधिकतर निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और ना बिगड़े, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम को कोविड अस्पताल बना दिया है, जहां 200 बेड तैयार किए गए हैं। एसडीएम विवेक राय ने बताया कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मिनी स्टेडियम में 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 75 बेडों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ दिया गया है। जरूरत पड़ने पर अन्य बेडों को भी ऑक्सीजन युक्त किया जाएगा। तो जिले में कोरोना के लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। मिनी स्टेडियम को कोविड अस्पताल बनाया गया है और मिनी स्टेडियम को 200 बेड का अस्पताल यहां पर बनाया गया है। और आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल यहां पर बनाए गए हैं। जो मिनी स्टेडियम था उसको अस्पताल का प्रारूप दे दिया गया है। तमाम बेडों की यहां पर व्यवस्था भी की गई है। हम लोग जो है भविष्य में आने वाली जो स्थितियां हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो हम मिनी स्टेडियम में मरीजों को रखने की स्थिति में है। सीसीसी के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास हैं, जो ऐसा संयंत्र है कि खुद ही जो है वो ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम जो है कुछ ऐसे बेड्स तैयार कर रहे हैं जो ऑक्सीजन युक्त हो। पाइपलाइनें बिछ रही हैं, जैसी आवश्यकता होगी वैसी हम जो है शुरू करेंगे। कितने बेडों की व्यवस्था है यहाँ पर पूरी? मिनी स्टेडियम में कुल 200 बेड है। 200 बेड में आवश्यकता अनुसार उसको ऑक्सीजन बेड में तब्दील करेंगे हम। फिलहाल हम जो है 50 बेड
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में और 25 बेड ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर युक्त पाइपलाइन से जोड़ते हुए उस रूप में। इसके अलावा प्राइवेट हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अब कोरोना संक्रमित मरीजों को ही अस्पताल में इलाज मिलेगा। सुशीला तिवारी अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी में स्पष्ट कहा गया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक सुशीला तिवारी चिकित्सालय में होने वाली दैनिक ओपीडी स्थगित की गई है। बता दें, सुशीला तिवारी अस्पताल में 344 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 425 कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था अब तक सुशीला तिवारी अस्पताल में हो चुकी है, जबकि 344 मरीजों में 90 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से जिले में पहले 818 और फिर 434 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टिहरी जिले की सभी तरफ से होने वाली आवाजाही की जगहों पर चेकपोस्ट बनाई गई है। जिले में 12 चेकपोस्ट बनाई गई हैं, जहां पर जांच के बाद ही आवाजाही करने दी जा रही है। राज्य से बाहरी व्यक्ति को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिले के जो प्रवासी लोग प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी सैंपलिंग और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिले में प्रवेश पाने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने यह बताया कि जरूरत के हिसाब से लोगों को होम आइसोलेट या फिर संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जारी सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। चेकपोस्ट जिले में बन गई है, जिसमें हम लोग बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को बिल्कुल भी अगर उनके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको आने हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो ऐसे जनपद के वासी जो प्रवासी हैं और दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उनको हम बॉर्डर पे सिर्फ उनके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम ये कोशिश करें उनकी टेस्टिंग हो जाए। जो टेस्टिंग से छूट जा रहे हैं बॉर्डर पे, उनका हम डेटा कलेक्ट करके वो आपदा कंट्रोल रूम के पास आ रहा है और आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से फिर हम ये पूरा हमारा ये प्रयास है कि हम उनको होम क्वारंटीन उनका मॉनिटर हो। अगर होम क्वारंटीन की फैसिलिटी उनके पास उपलब्ध नहीं है तो हम इंस्टीट्यूशनल भी फैसिलिटी क्रिएट करें। धारचूला के डॉक्टर निरंजन कुटियाल का कोरोना के चलते निधन हो चुका है। इसके चलते धारचूला में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि निरंजन कुटियाल पूर्व में सरकारी डॉक्टर के पद से रिटायर हुए थे और कल उनकी तबीयत अचानक खराब होने के बाद धारचूला से पिथौरागढ़ ले जाया गया, जहां सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें हल्द्वानी रेफर किया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें इसके बाद मृत घोषित कर दिया। चमोली में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान अभियान चलाया गया। बता दें, रोजाना बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और लोगों की सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती थी। वहीं पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद चौरसिया के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत बैंक के बाहर लगी भीड़ और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान किए गए, तो वहीं मोटर वाहन एक्ट में भी चालान किए गए। जो अभी भारत देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन है कि सभी लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे जो कोरोना महामारी है इससे बचाव करने में हमको मदद मिले। बैंक में बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको एहतियातन बताया भी गया था कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उल्लंघन किया गया है। टिहरी में एकता मंच की ओर से पेशावर कांड दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मंच के कार्यकर्ताओं ने रोजगार समेत जिले के कई मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वहीं एकता मंच और कांग्रेस नेता आकाश कृशाली, नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली ने पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। इस मौके पर पालिका परिसर में स्थापित गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान एकता मंच संयोजक और कांग्रेसी नेता आकाश कृशाली ने बताया कि ये कार्यक्रम तिवाड़ गांव में बड़े पैमाने पर होना था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इसे पालिका हॉल में ही करना पड़ा है।
खाद्य मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा कक्ष में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। भगत ने गेहूं खरीद के लिए सहकारिता विभाग को 40 करोड़ और खाद्य विभाग को 30 करोड़ रुपए की राशि तत्काल अवमुक्त करने के निर्देश दिए। इसके पहले गेहूं खरीद के लिए दोनों विभागों को 60 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बताया गया कि राज्य में अब तक 82 करोड़ 4 लाख रुपए का गेहूं खरीदा जा चुका है। तो खाद्य मंत्री ने सहकारिता विभाग के साथ यहां पर बैठक की है। गेहूं खरीद को धन की कमी नहीं है, ये भी खाद्य मंत्री ने यहां पर बड़ी जानकारी दी। आपको बताएं कि 82 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है। खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग की विशेष रूप से गेहूं संबंधी वार्ता हुई। उसमें मुख्य बात ये थी कि जो कोऑपरेटिव का खाद्य विभाग ने देना करीब 22 करोड़ रुपए पिछले 2 वर्षों का, उसके कारण कोऑपरेटिव की स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी। तो उस पर ये तय कर लिया है कि 15 करोड़ 1 सप्ताह के अंदर खाद्य विभाग कोऑपरेटिव विभाग को दे देगा पिछली देनदारी का। बाकी फिर आगे पूरा हिसाब किताब बना के जो बनेगा उसको करेंगे। पौड़ी के कोटद्वार तहसील क्षेत्र के मानपुर में लग रहे मोबाइल टावर का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया है। बता दें कि मोबाइल टावर एक प्राइवेट स्कूल में लग रहा है और मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से मासूम बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को देखते हुए ग्रामीण इस मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल सभी मानकों को दरकिनार करते हुए स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रुड़की में आबकारी टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी ब्रांड की शराब की बोतलें, ढक्कन समेत रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बरामद किया है। दरअसल आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र पवार को सूचना मिली थी कि मंगलौर इलाके में नकली शराब बनाई जाती है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और आबकारी विभाग ने एक साथ छापेमारी की, जहां आरोपी मौके से फरार हो गए और पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन शराब बनाने का तमाम सामान यहां पर बरामद किया गया है। नकली फैक्ट्री यहां पर तैनात की गई थी और शराब भराई की यहां पर तैयारी थी। इसे लॉकडाउन में आसपास के इलाकों में बेचा जाना था। इस सूचना पर आज रेड में सैकड़ों खाली बोतलें, ढक्कन, रैपर समेत बड़ी संख्या में बारदाना भी पाए गए। निरीक्षक मानवेंद्र पवार के मुताबिक बहुत बड़ी सप्लाई की यहां पर तैयारी की जा रही थी, जिसको पकड़ लिया गया है और आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। मंगलौर के आगे खिड़की गांव है, वहाँ एक पावर हाउस के पास एक टीन सेट बना हुआ है। उसमें प्रारंभिक तौर पे जो पता चला है वो विपिन सन ऑफ वीरेंद्र का है और खुद वो कुर्दी गाँव का रहने वाला है। वहाँ वो आबकारी निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक रुड़की मुखबिर से सूचना इनको मिली थी। इन्होंने अपने टीम के द्वारा वहाँ पे दबिश डाली और जिसमें करीब की भारी मात्रा में खाली बोतलें बरामद हुई और इस 50 लीटर के आसपास रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बरामद हुई है। इसमें कुल मिलाकर के एक प्लास्टिक का 200 लीटर का खाली ड्रम मिला, एक पानी की टंकी 300 लीटर की। विकासनगर में चक्राता में भारी बर्फबारी से उत्तराखंड की वादियां बर्फ की सफेद चादरों से ढक चुकी हैं। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर राज्य में ठंड लौट आई है। वहीं शुक्रवार को भी चारधाम सहित ऊंची वादियों पर जमकर बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों में गर्जना के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी के चलते यहां पर पूरी वादियां सफेद चादर से ढक चुकी हैं। यहां पर तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियों का मौसम वापस लौट आया है। जो यहां पर निवासी हैं वो इस मौसम से अचानक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि ऐसा खुशनुमा माहौल यहां पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अचानक गर्मियों के आने से पहले इस तरह का मौसम यहां पर ठंड जैसा अनुभव करा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम आ चुका है। और विकासनगर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ चुकी है। लोग घने कोहरे से भी यहां पर परेशान नजर आए। लोखंडी में अप्रैल के
आखिरी में बर्फ़बारी हुई है। आज सुबह कल से काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, पूरी रात भर बारिश हुई और सुबह सुबह आज हम उठ के देखा खिड़की से तो सफ़ेद हो रखा था बाहर। तो अप्रैल महीने में कभी बर्फ़बारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हो रही है और काफ़ी ठंडा हो चुका, माइनस टेम्परेचर जा चुका है। और फ़ायदे के लिए तो नहीं है ये बर्फ़बारी, क्योंकि फसल जो है आ चुकी है। सेबों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और बाकी जो फसलें लगी हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक। धारचूला में लगातार बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदल चुका है। आलम यह है कि ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। वहीं धारचूला से ऊपर हिमालय क्षेत्र में पागू, आश्रम, सिरधू, सोसा गांव में लगातार बर्फबारी जारी है और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश से क्षेत्र में ठंडक बढ़ चुकी है और उच्च वाले क्षेत्रों में लोगों का आवागमन बंद हो चुका है। तो धारचूला में मौसम का यूटर्न सामने आया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े भी यहां पर पहन रहे हैं। जोशीमठ में कोरोना कहर के साथ साथ अब बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का कहर भी लगातार जारी है। पिछले 72 घंटों से जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम में अचानक बदलाव ला दिया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। तो आप ओलावृष्टि के चलते देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहां पर ओले अचानक गिरे। इसके चलते जो आसपास के खेतिहर किसान थे उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सेब की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। और मौसम का यूटर्न यहां पर देखा जा सकता है। अचानक ओलावृष्टि से काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को यहां पर देखने को मिला है। वहीं देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। राजधानी में हल्की बारिश हुई है और मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही बारिश की संभावना जता दी थी। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आया है, जिसके बाद वहां पर लोगों ने राहत महसूस की है। तो यह बड़ा अपडेट हम आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज यहां पर बदल चुका है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देहरादून में किस तरह से घने काले बादल छाए रहे और राजधानी में हल्की बारिश हुई। हालांकि इस तरह के मौसम की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी थी। हल्की फुल्की फुहारें पड़ी, बूंदाबांदी हुई और उसके बाद से तापमान में बहुत ही ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मौसम खुशनुमा है। वहीं पौड़ी में भी बारिश और ओलावृष्टि के चलते मौसम में बदलाव आ चुका है। श्रीनगर, गढ़वाल, कीर्तिनगर के सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। वहीं तेज बारिश के बाद ओले भी गिरे। ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में भी गिरावट आने से एक बार फिर से मौसम सुहाना हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको पौड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है और बारिश की तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था किस तरह का मौसम हो सकता है, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा था और इसके बाद ये संभावना जताई गई थी कि यहां पर बहुत ही ज्यादा घनी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।